अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़लैंड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, आज बात करेंगे शहबाज शरीफ के रिहाई के हवाले से। सबसे पहले बहुत ज़्यादा मामला उनका खटाई में पड़ चुका था। पहले कहा गया कि उनकी रिहाई हो जाएगी, उन्हें बेल मिल जाएगी, मगर फिर कुछ जजेस के जो रिमार्क्स है उसमें कुछ इख्तलाफात थे आपस में ही। उस बेंच के अंदर मजीद नया बेंच बनाया गया और उस पर भी काफ़ी बात की गई और कहा गया कि कुछ पुराने जो फैसले हैं उसको ज़्यादा कंसिडर ना करें, नए फैसले को ज़्यादा अच्छे तरीके से देखा जाएगा। और आज नया फैसला सामने आया है कि शहबाज शरीफ साहब की जो बेल है वो मंजूर कर ली गई है, मगर आज बेल हो नहीं सकी है। कुछ वक्त का तकाजा था, कुछ वक्त कमी थी, कुछ वक्त की इस हवाले से मशल के जमा नहीं हो सके। आज 50-50 लाख रुपए के वो कल जमा होंगे और बेल उसी वक्त होगी। सूरत हाल क्या रहेगी? क्या शहबाज शरीफ साहब बाहर आके कुछ जो अहम उमूर हैं, खासतौर पे अपनी पार्टी को लेके, पीडीएम को लेके और हुकूमत को टफ टाइम देने के हवाले से, क्या शहबाज शरीफ साहब जब बाहर आएंगे वो तमाम काम अंजाम देंगे, या सिर्फ अपना वक्त फलाह कामों में जिस तरह से वो गुज़िश्ता वक्त गुजारते रहे और पीडीएम में कुछ वक्त नजर आए, कुछ वक्त नजर नहीं आए, कुछ आपस में ही लड़ाइयाँ चलती हुई नजर आई, मीम और शीन की अलहदगी की बात नजर आई, क्या इसी में तमाम चीज़ें उलझी हुई एक बार फिर से नजर आएंगी? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद नहीं है, कॉल पे हमारे साथ मौजूद हैं मायजा हमीद हैं। मेरे हैं मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। मायजा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगी? सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब की जो रिहाई काफ़ी खटाई में पड़ चुकी थी, आज परवाना मिला है उन्हें रिहाई का, बेल मिलने का। कल बेल होगी उनकी, क्या सूरत हाल रहेगी? किस तरह से शहबाज शरीफ साहब अपने काम अंजाम देंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया बहुत बहुत आपने मुझे प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया। जी। सारे मुल्क को जो है रमज़ान मुबारक। बात यह है कि जो नायब न्याजी का गठजोड़ था उसकी वजह से जो इंतकामी सियासत थी उसकी वजह से नायब जो है वो काफ़ी आर्गूमेंट्स करता रहा, काफ़ी उन्होंने जो है तगोदो की कि कोशिश की कि पहले जो जमानत हुई उसको जो है उसको में डालें और वो जो है वो डिले हो। सही। लेकिन ऑनरेबल जजेस ने जो जज हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने जो नया बेंच बनाया वो जो है उन्होंने जो है एक तरफा फैसला किया है सही। और उसमें जो है साफ पता चल रहा है कि जो शहबाज शरीफ साहब को 2 साल जेल में रखा गया वो एक इंतकामी सियासत की वजह से रखा गया और उस वजह से जो है अब सामने आ रहा है कि नैब के पास कोई ऐसे सबूत नहीं है, ठोस सबूत नहीं है कि वो उसको अपनी कस्टडी में रख सकें। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत खुशाइन बात है और नहीं मायजा साहब, अब यहाँ हम देखें, अगर बात करें सबूत के हवाले से, सबूत तो कुछ मौजूद हैं नैब के पास, ऐसी बात नहीं है। अगर नहीं होते तो उनको कस्टडी में नहीं रखा जाता, उनसे पूछगछ नहीं की जाती। इतने ठोस सबूत नहीं है कि उन्हें जेल के अंदर रखा जा सके। ये भी एक फेज हो सकता है। देखिए, मैं ये कहूँगी कि आप मुझे बताएं कि जब राना सनाउल्लाह साहब जो के ऊपर हीरोइन का जो इल्ज़ाम लगा था, क्या इतने किलो हीरोइन जो थी वो बरामद हुई थी, वो क्या असल में उनके पास थी? क्या शाहिद खान अब्बासी साहब को जो नैब ने पकड़ा, क्या वो सही निकला? क्या जो है एहसन इकबाल साहब उनको रखा गया तो क्या उनको उसमें से कुछ निकला? जो भी लीडर निकला है नैब की कस्टडी से और जिनके ऊपर केसेस बने हुए हैं, ये सारे इंतकामी सियासत का जो अच्छा, तो है क्या वो शहबाज शरीफ साहब के पास से कुछ निकल सकता है? नहीं, मैं नहीं समझती कुछ निकल सकता है। बस ये एक बदनाम करने का तरीका है इमरान न्याजी साहब का कि वो किसी तरह जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के लीडरान को बदनाम करें, लेकिन उसमें भी ये नाकाम हुए जिस तरह बाकी सारी चीज़ों में नाकाम हुए हैं। आप मुझसे बात ये कि देखें, मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो पंजाब के लिए काम किया है उसमें साफ पता चलता है कि प्रोग्रेस कितनी थी और आवाम को कितना रिलीफ मिल रहा था। ठीक है जो मायजा रिलीफ साहब, मैं मिलता है ये वो जानने की इतना कोशिश खाता करूंगा। नहीं है। अब वो आप जब सॉरी मैं बात कंप्लीट जी करूँ जी फिर आप जी मुझसे जरूर सवाल पूछिएगा। जी। जब जो गुलजार की हुकूमत है उसमें आपको नजर आता है कि आटा महंगा, चीनी महंगी, यूटिलिटी स्टोर्स पे लाइनें लगी हुई हैं, कोई खातर खा डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। कोरोना वायरस जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा है, तो साफ पता चलता है कि कौन पैसे खा रहा है और कौन पैसे लगा रहा है। नहीं मायजा साहब, हम तो पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं ना, किसी एक सूबे की कोई जानिबदारी से हम कोई बात नहीं करते। पूरे सूबे के हवाले से नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, शहबाज शरीफ साहब यकीन तौर पे कल बेल पे आ जाएंगे बाहर।
क्या सूरत हाल रहेगी, क्या मसरूफियत होगी उनकी, किस तरह से चीज़ों को हैंडल करेंगे पीडीएम को लेके, अपनी पार्टी को लेके? देखिए शबा, जो आपने बात की कि आप एक सूबे की बात नहीं कर रहे, आप हम्म, पूरे मुल्क की बात कर बिल्कुल। रहे हैं। जो उनके ऊपर केसेस बने हैं वो तो उस वक्त के बनाए गए हैं ना, कि हम्म, जब वो चीफ मिनिस्टर रहे पंजाब हम्म, में। तो मैं तो इसीलिए सूबे की बात कर रही हूँ कि जितनी डेवलपमेंट उन्होंने कराई उसमें ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने कोई पैसा खाया है, वो लगाया है, लगा हुआ है। किसी कल उन्होंने मना कर दिया पार्टी के कारकुनों को जो है कि वो आए और उनको वेलकम करें। हालांकि हर कोई चाह रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को वेलकम भी करे और मिले भी, लेकिन कोरोना की सूरत हाल देखते हुए आपको पता है शहबाज शरीफ साहब आवाम के बारे में बहुत अच्छा, कुछ सेंसिटिव होते हैं इस कारकुनान को मामले में। मना किया है यहाँ आने से इस्तकबाल के लिए, या कुछ अहम शख्सियात के उन्होंने कोई नाम वाम लिए हैं कि उनको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद घर आ जाऊँगा? नहीं जी, उन्होंने फैमिली को कहा है कि हम्म, उनकी फैमिली आ जाए सही। और वो उनको ले जाए, और उसके बाद जो है कारकुनों को वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू करेंगे और इंशाल्लाह वो हर किसी को हम्म, मिलेंगे। लेकिन ये है हम्म। कि ये जो कोरोना वायरस की पेंडेमिक है, इसमें इस वक्त जो है मुश्किल होना जो है वो एक बहुत ही खतरनाक बात है। अच्छा माजिद साहब, अब एक तो सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने कारकुनान को नहीं बुलाया इस्तकबाल के लिए, चले मान सकते हैं कि वो कुछ सीरियस स्पेस अपना लेके बाहर आना चाह रहे हैं। जब मरियम नवाज साहिबा की पेशी होती है या जब वो बाहर आती हैं तो कारकुनान को बुलाया जाता है बड़ी बात तादाद में, जिससे बदमज़गी भी वहाँ पर पैदा होती है। तो क्या सूरत हाल देखें हम, क्या मीम और शीन वाकई जिस तरह से विफाक काफ़ी सवालात उठाती है इस चीज़ के ऊपर, वाकई कुछ तजाद है आपस में? देखिए जी, शहबाज शरीफ साहब की जब नैब की हेयरिंग होती है तो पॉलिटिकल वर्कर्स, एमएनए, एमपीएस भी इकट्ठे होते हैं। हम्म, हमजा सफार साहब की हेयरिंग हो रही थी, उस वक्त भी पॉलिटिकल वर्कर्स और एमएनए, एमपीएस जो पार्टी के हैं वो सॉलिडारिटी शो करने के लिए साथ होते हैं ठीक। और सड़कों पे भी खड़े होते हैं। हालांकि इन्होंने इर्द गिर्द जो है वो कोर्ट नैब कोर्ट के कंटेनर लगाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग खड़े होते हैं सड़कों पे सही। सुबह 8 बजे अपनी लीडर को देखने के लिए। तो ये क्या, और मरियम नवाज साहिबा आती हैं तो उसी तरह का वेलकम होता है। तो मुझे तो फर्क कोई नजर नहीं आया, मैं खुद भी जाती रही हूँ। पर और जो अब नून और शीन और पता नहीं जो भी इसकी बात कर रहे हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि ये तो ख्वाहिश है पीटीआई की कि वो नून और शीन को जो है कोई नून बने कोई शीन बने। ये हम्म। ऐसी चीज जो है बिल्कुल नहीं है। सारे लोग, सारी पॉलिटिकल पार्टी, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मियां मरियम अच्छा, नवाज साहिबा, हमजा तमाम सफार सियासी साहब। पॉलिटिकल पार्टी लेट का मी आपने कंप्लीट जिक्र प्लीज, किया, तो क्या पीपल्स पार्टी भी लेट मी साथ होगी? कंप्लीट। हमजा साहब जो है, ये सारे लोग जो हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में जो वो बात करते हैं वो फाइनल डिसीजन होती है, पार्टी के अंदर मुशावरत होती है, उसके बाद जी ये फैसले होते हैं। और इसमें कोई नून और शीन नहीं है। लेकिन जो लोग नून और शीन की बात करते हैं उनको अपने अंदर जो उनकी सफ़ों में लड़ाइयाँ हो रही हैं उनकी अपनी फिक्र अच्छा, उनकी करनी सफ़ों की चाहिए। भी मैं बात करूंगा। माजा साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरह के अभी आपने कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज नवाज शरीफ साहब की कायदाना सलाहियत के साथ काम कर रही हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी जिस तरह से पीडीएम से अलहदा हुई है और फिर उसने कहा कि हुकूमत नाकाम है, गिरा देंगे, पंजाब में भी जाएंगे, बुज़दार साहब के खिलाफ भी जाएंगे, तो क्या पीपल्स पार्टी जब उधर जाएगी तो नून लीग उनका साथ देगी? देखिए, पीपल्स पार्टी जो है उनके पास नंबर्स तो नहीं है हम्म, आईनी तौर पे हम्म। किसी को गिराने का पंजाब में। वही तो वही मैं वही कहना चाह रहा हूँ, वो एक मोटिव लेके जाएंगे ना पंजाब में बुज़दार साहब की हुकूमत को गिराने के लिए, तो क्या आप उनका साथ देंगे पीपल्स पार्टी का? देखिए, हम कोई गैर आईनी काम नहीं करेंगे। हम्म, हम तनकीद करेंगे, हम ऑपोजिशन का रोल अदा करेंगे, लेकिन कोई सही। गैर आईनी काम नहीं करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी से आप पूछ लें वो किस तरह करना चाहते हैं, क्या वो कहाँ से वोट लाएंगे इस हुकूमत को ओवरथ्रो करने के लिए। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब बाहर आ रहे हैं, क्या प्लानिंग हो रही है पंजाब में मजबूत करने के लिए अपने अपनी हुकूमत को? क्योंकि बुज़दार साहब को यकीन तौर पे वो परेशानी का शिकार तो थे जब शहबाज शरीफ साहब बाहर थे, जैसे ही वो अंदर गए वो पुरसुकून हो गए, कल फिर बाहर आ रहे हैं। क्या प्लानिंग जारी है अब पंजाब में हुकूमत को मजीद मजबूत करने के लिए नून लीग की जानिब से? देखिए, शहबाज शरीफ साहब जो हैं पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं पंजाब में, और जिस तरह के उन्होंने काम किए हैं वो आवाम को नजर आते हैं। सही। और उनको जरूरत नहीं है कि वो जब रिहा होंगे अभी तो जो है गुलजार साहब को डरने। गुलजार साहब को तो अपनी हुकूमत से डरना चाहिए, अपनी गवर्नेंस से डरना चाहिए, अपने पॉलिसी से डरना चाहिए कि वो कोई काम खुद नहीं कर रहे
तो अवाम उनको वोट आउट कर देगी। तो इनको तो अपने आप से खतरा है। शहबाज शरीफ साहब के तो फिर जब काम कंपेयर किए जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे, तो साफ पता चल जाएगा कि कौन वजीर आला था जो अवाम के लिए काम करता रहा और जो है उसको सजा क्या मिल रही है अब। और जो ऐसे वजीर आला जो कभी नजर ही नहीं आया, वो आज सीएम की सीट पे बैठा है मदीना की रियासत में। अच्छा, फवाद चौधरी साहब का बयान सामने आया कि नून लीग जब शहबाज शरीफ साहब अंदर गए, हमजा शहबाज अंदर गए, तो जो नून लीग की कायदाना सलाहियत थी वो तितर बितर हो गई थी। क्या हम देख सकते हैं एक बार फिर से ये कायदाना सलाहियत शहबाज शरीफ जो साहब लेके चल रहे थे तमाम चीज़ों को, वो दोबारा से मैनेज कर सकेंगे, मिसमैनेज जो हो गई अब तक? देखें, फवाद चौधरी साहब का फिर ख्वाब हो सकता है कि ये जो है नून लीग कोई मिसमैनेजमेंट का शिकार थी। नून लीग जिस तरह इकट्ठी थी, नून लीग ने जिस तरह पीडीएम के प्लेटफॉर्म के थ्रू काम किया अपोजिशन का, नून लीग ने जो टक्का का इलेक्शन लड़ा, नून लीग ने जो 4 हल्के जीते, मरियम नवाज ने जो लोगों को इकट्ठा किया जलसों में, जब हमजा साहब जेल में थे अच्छा, और डस्का शहबाज साहब डस्का जेल में इलेक्शन थे। में मैं डस्का समझती इलेक्शन हूँ की तो मैं बात करूं तो मरियम काबिले नवाज साहिबा तारीफ नजर नहीं चीज आई थी। गई। मैं एक मिनट, वो तो काबिले तारीफ चीज थी। तो अब ये कहना कि फवाद चौधरी साहब का कि ये जो है पार्टी, ये तो ख्वाब ही हो सकता है या ख्वाहिश हो सकती है, हमें तो नजर नहीं आया। हम्म। अच्छा, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि जिस तरह से डस्का का इलेक्शन हुआ, शहबाज शरीफ साहब की हिदायत पे हमजा शहबाज साहब काफ़ी एक्टिव नज़र आए थे वहाँ पर। मरियम नवाज साहिबा वहाँ पर इतनी एक्टिव नज़र नहीं आई। क्या कोई इख्तलाफात हैं आपस में ऐसे? मैंने आपको बताया बिल्कुल कोई इख्तलाफात नहीं है। हम्म। ये इख्तलाफात की बात करने वालों की ख्वाहिश है कि ये इख्तलाफात हो जाए। हम्म। इख्तलाफात बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको बता दिया क्लियरली कि सारे लोग, जो सारे पॉलिटिकल लीडर हैं हमारे, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, सारे जो हैं मियां हम्म। मोहम्मद नवाज शरीफ की लीडरशिप के अंदर जो है उनकी डिसीजन मेकिंग के मुताबिक काम करते हैं। अच्छा, लीडरशिप की बात यहाँ सामने आई माहिदा साहब, क्या जिस तरह शहबाज शरीफ साहब कल बाहर आ रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नून को लीड कौन करेगा? मरियम नवाज साहिबा करेंगी या शहबाज शरीफ साहब करेंगे? देखिए, मरियम नवाज साहिबा का अपना काम है। शहबाज शरीफ साहब जो है वो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, वो पार्टी को लीड करेंगे। हम्म। शहबाज साहब का अपना एक होता है, उसके हम्म। मुताबिक वो काम करेंगे। नवाज शरीफ साहब ऊपर से इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस तरह जो है हायरार्की चलेगी। इसमें कोई दो राय तो नहीं है, ना कोई कंफ्यूजन है। और जिस तरह की इंतकामी सियासत कर छोड़ी है पीटीआई ने, उसके बाद भी अगर नून इकट्ठी है तो फिर तो इनको शक व शुबा नहीं रहना चाहिए कि अब कुछ होएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया मायजा हमीद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। शहबाज शरीफ साहब के बाहर आने के बाद शहबाज शरीफ साहब पार्टी में अपना काम करेंगे, मरियम नवाज साहब अपना करेंगे, हमजा शहबाज साहब अपना करेंगे। क्या वाकई नून लीग में कोई परेशानी है, कुछ आपस में कुछ तितर बितर, जिस तरह से हुकूमत ने कहा कि हुकूमत नून लीग की क़यादत को तितर बितर होता हुआ देख रही है, क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि वाज़ेह तौर पे बात सामने नहीं आई है कि लीड कौन करेगा मुस्लिम लीग नून को बाहर आते ही शहबाज शरीफ साहब के, क्योंकि कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब आके अपना काम करेंगे, मरियम नवाज साहब अपना करेंगी। कौन किस तरह से नून लीग को लेकर चल रहा है, क्या वाकई नून लीग तितर बितर हो चुकी है? ये तो शायद अब कल शहबाज शरीफ साहब के बाहर आने के बाद ही पता चलेगा। मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात करें थे शहबाज शरीफ साहब की जो रिहाई का मामला है उसके ऊपर, और जिस तरह से अब पीपल्स पार्टी भी काफ़ी मुतहरिक हो चुकी है और एक्टिव नज़र आ रही है, मगर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से नहीं, वो इंडिविजुअल तरीके से ग्राउंड में उतरी है और वो उसने खेलना शुरू कर दिया है। क्या सूरत हाल है? हुकूमत के खिलाफ भी काफ़ी सख्त बयानात बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से आते हुए नजर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ के रिहाई के मामले पर पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, इस पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे से टेलीफोन लाइन पे मौजूद है नवाबजादा इफ्तिखार साहब हैं, MNA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। नवाब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपने। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, शहबाज शरीफ साहब की रिहाई होने वाली है कल, आज होनी थी, नहीं हो सकी वक्त की वजह से। किस तरह से देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की रिहाई को? क्या पीडीएम में कुछ बदलाव होगा, मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ चेंजेस नजर आएंगे अब? देखिए, पहले तो हम वेलकम करते हैं मियां शहबाज शरीफ साहब की जो जी। रिहाई हुई है, और आज जो हाई कोर्ट का फैसला आया है वो मुतफिका फैसला था तीनों जजेस का, कि उन्होंने वो बेल कंफर्म की। उससे आप अंदाज़ा कर लें कि जो एलिगेशंस लगाए गए थे और जो हुकूमत की तरफ से नैब के थ्रू जिस तरह विक्टिमाइज किया जाता है पॉलिटिशियंस को, ये अब जितने भी फैसले आ रहे हैं उसमें हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं वो भी आपके सामने हैं, सही। कि बार बार वो इसे रिपीट कर रहे हैं कि
नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ, उन्हें वो उनके बाजू मोड़ने के लिए और ये करने सब कुछ करने के लिए। सही। दूसरा, जहाँ तक पीडीएम की बात है, तो क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के प्रेसिडेंट हैं, तो अब उनके बाहर आने से उम्मीद है कि अपोजिशन बेहतर तरीके से मामलात को एक दूसरे के साथ बैठ के अफाम तफहीम से हल कर सकेंगे। और सबका इस वक्त जो बुनियादी मकसद है, अवाम के साथ जो ज्यादती हो रही है, जो महंगाई और बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और हुकूमत की जो नाअहली और नालायकी है, उसके खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पे आके जदोजहद करना, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये पीडीएम के लिए भी बेहतर साबित होगा। ठीक है, पीडीएम के लिए तो बेहतर साबित होगा शहबाज शरीफ का बाहर आना। क्या पीपल्स पार्टी के लिए पीडीएम के ताल्लुकात पे बेहतर होगा कुछ? जी, मैं समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब हों या मौलाना फजल रहमान साहब हों या मियाँ शहबाज शरीफ साहब या मियाँ नवाज शरीफ साहब, इस वक्त सबके जहन में जो उनका मेन टारगेट है वो अवाम को रिलीफ देना है। और अवाम के लिए इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म को दोबारा मुतहरिक करेंगे और इसके थ्रू ये जो है हमारी जदोजहद इंशाल्लाह जारी रहेगी। अच्छा, पीडीएम का जो कॉन्सेप्ट है वो पीपल्स पार्टी ने ही बनाया, जिसके बाद मौलाना साहब इस पे मुत्तफिक हुए, सरबराह बने पीडीएम के। तो क्या लगता है शहबाज शरीफ साहब अगर दोबारा पीपल्स पार्टी से रब्ता करते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी कर ली, क्या वाकई एक बार फिर से हम देख सकेंगे पीपल्स पार्टी एक बार फिर से पीडीएम को मजबूत करेगी जाके? देखिए, मैं समझता हूँ कि अपना शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो नोटिस भेजा था पीपल्स पार्टी को, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने जो डिमांड की थी कि ये माफ़ी मांगे, तो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब माफ़ी मांग चुके हैं। और मेरा ख्याल है कि अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब के आने से हालात बेहतर होंगे, और चेयरमैन साहब पहले भी बिलावल साहब ये कह चुके हैं कि जो ही अपना शहबाज शरीफ साहब बाहर आएंगे तो हम उनसे रब्ता करेंगे। अच्छा, क्या स्ट्रेटजी पीपल्स पार्टी क्या स्ट्रेटजी अपना रही है? अगर शहबाज शरीफ साहब बाहर आए, कल आने वाले हैं, आके रब्ता करते हैं बिलावल साहब से, तो क्या स्ट्रेटजी होगी पीपल्स पार्टी की? क्या अगला स्टेप होगा? पीपल्स पार्टी ये इंशाल्लाह ताला मुश्तरका तौर पर तमाम अपोजिशन जमातें जो हैं, सबका गोल एक ही है, तो इंशाल्लाह ताला सारे मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे। अच्छा, मैं हुकूमत की अब कारकर्दगी में बात कर लूँ थोड़ा। बिलावल साहब बड़े अब सख्त जुमले और इस्तेमाल कर रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, और यकीनी तौर पे महंगाई ऐसी है तो हर बंदा ही ये लफ्ज़ और ये लहजा इस्तेमाल कर रहा है। क्या लगता है आपको जिस तरह से हुकूमत पॉलिसी चला रही है, पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छे अंदाज में, बेहतर अंदाज में चलाई थी, जो इस वक्त हुकूमत नाकाम हो चुकी है? देखें, इस वक्त तो सबसे शदीद मसला है हमारे दो हैं, एक महंगाई बेरोजगारी और दूसरा ये कोरोना का। आप ये देखें कि इस वक्त साउथ एशिया में हम सबसे नीचे जा रहे हैं। अब तक तकरीबन हमारे पूरे मुल्क में 10 लाख लोगों को भी हम वैक्सीन नहीं कर सके, और वर्ल्ड में जो 123 ममालिक में वैक्सीनेशन हो रही है, वहाँ पर हमारा 120वां नंबर है। हमने अभी तक वैक्सीन परचेज नहीं की, हम डोनेशंस पे सारा दारोमदार हमने किया हुआ है। ये तो हमें आइंदा 20 साल लग जाएंगे अपनी 50-60% आबादी को वैक्सीन कराते हुए। संगीन मसाइल है, हुकूमत की तवज्जो इस चीज की तरफ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ नैब और FIA इन्हें। अच्छा, तो क्या पीपल्स पार्टी की तवज्जो है इस तरफ? पीपल्स पार्टी पूरी तरह इसके ऊपर काम कर रही है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आप देखें सिंध के अंदर जिस तरीके से काम हो रहा है। लेकिन आज जिस तरह से बिलावल साहब ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया कि 50 लाख नौकरियां देनी थी, वो नहीं दी गई, हालांकि पता है सबको कि कोविड चल रहा है, पूरी दुनिया में इस तरह का चल पड़ा है कि लोग बेरोजगार हुए हैं, तो फिर भी बिलावल साहब अगर इतना इस चीज़ को मायने देते हैं कि कोरोना वायरस है, लोग परेशान हैं, और उसके बाद फिर हुकूमत को क्रिटिसाइज करना कि लोगों को नौकरियां नहीं है, ऐसी बात है, कोविड चल रहा है अभी, तो थोड़ा तो सब्र करना चाहिए था। ये वजीर आजम साहब का अपना ऐलान था कि सन 2020 नौकरियों का साल होगा और हम नौकरियां देंगे, तो बिलावल साहब ने वही याद दहानी कराई है उन्हें। लेकिन कोरोना भी तो आया, ये भी तो देखते बिलावल साहब, बगैर सोचे समझे इस तरह का पे तनकीद करना हुकूमत को सही था क्या? देखें कि कितने हमारे मुल्क में शोबे जो हैं जो बंद हुए हैं, और लोग जिस तरीके से बेरोजगार हुए हैं, और फिर जिस तरीके से हुकूमत बगैर सोचे समझे ऐलानात करती है और फिर उन पर यू टर्न लेती है, तो इन चीजों की तरफ चेयरमैन साहब बिलावल साहब ने उन्हें वो कराया है, तवज्जो मबज़ूल कराई है। अच्छा, मैं बजट के ऊपर थोड़ा सा बात कर लूँ। अब बजट बहुत करीब है, आने वाला है, और
हुकूमत कुछ इसका स्टांस ले रही है इसके ऊपर कि नए टैक्स नहीं लगने चाहिए, तो क्या आपको लगता है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जहां महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, चीनी कहाँ पहुंच चुकी है, आटा कहाँ पहुंच चुका है, ये मुल्क मजीद टैक्सेस लगने का मुतामुल हो सकता है? देखिए, ये जो इनका आईएमएफ के साथ जो एग्रीमेंट है, उसमें तो इन्होंने अभी और टैक्सेस लगाने हैं। ये इनका जो इन्होंने अब अगले उसके ऊपर इन्होंने रिन्यू किया है उनके साथ अपना मुआहदा, तो उसमें तो इन्होंने और टैक्स लगाने हैं, बिजली के रेट बढ़ने हैं, गैस के रेट बढ़ने हैं, बाकी चीजों के रेट सारे सब इन चीजों से मुंसलिक हैं, ये सारे बढ़ने हैं। और आप देखें कि इनकी नाअहली, एक तरफ तो आईएमएफ है और दूसरी तरफ इनकी नाअहली और नालायकी आप ये देखें कि 3 रिपोर्ट्स इस वक्त तक जो इन्होंने खुद वो कराई इंक्वायरी, आटा की, चीनी की और अब पेट्रोलियम, तीनों रिपोर्ट्स इनकी नाअहली पर और इनकी मुजरिमाना गफलत की तरफ उन्होंने। अच्छा, यही सूरत-हाल चलती रही तो नवाब साहब क्या देख रहे हैं अब अगले आने वाले 2 साल हुकूमत के किस तरह रहेंगे? क्या मजीद मकरूज हो जाएगा पाकिस्तान या परेशानी से दो चार हो जाएगा? ये जितने दिन रहेंगे जी, ये बहुत बड़ा कौम के लिए एक, मैं समझता हूँ कि ये आजमाइश होगी। जितना इनका पीरियड बढ़ता जाएगा, कौम की आजमाइश बढ़ती जाएगी और ये बहुत बड़ा डिजास्टर है इनकी जो हुकूमत है इस मुल्क के लिए। अच्छा, मैं जहांगीर तरीन साहब के ऊपर आपसे सवाल कर लूँ कुछ इस पे। यकीनी तौर पे वो जाने वाले थे और जाते जाते एकदम रुक गए हैं। उन्होंने कहा है कि हम जो इजलास होने वाला था उनका कुछ अपने ही अरकान के साथ, तो वो मुलतवी कर दिया है। कहा जा रहा है कि खान साहब से उनकी मुलाकात होने वाली है। तो क्या लग रहा है आपको, खान साहब ने शफकत का हाथ रख दिया तरीन साहब के ऊपर? नहीं, खान साहब एनआरओ देने के बड़े माहिर हैं, वो इन्हें भी एनआरओ देंगे। इससे पहले उन्होंने अपनी हमशीरा को भी दिया और बाकियों को भी दिए हैं, तो जुल्फी बुखारी वगैरह बाकी सारों को इन्हें भी एनआरओ वो देंगे। मगर अभी तक जहांगीर तरीन साहब की कोई पॉलिसी क्लियर नहीं है। अच्छा, आपको ऑपोजिशन क्या स्टैंड उठाएगी इसके ऊपर? अगर जिस तरह जहांगीर तरीन साहब को दे देते हैं एनआरओ, उनको रिलीफ मिल जाता है, तो क्या ऑपोजिशन कोई शोर शराबा करेगी इस पर? नहीं, ऑपोजिशन तो बार बार कह रही है कि जो चीनी स्कैंडल है उसके जो मुल्जमान है उन्हें वो सारे माफिया के लोग इनके साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हैं। तो ऑपोजिशन तो पहले उस पर क्रिटिसाइज कर रही है। हमारा तो स्टैंड वही रहेगा। अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरह जहांगीर तरीन साहब ने एक इशारा दिया कि कुछ बड़े नाम भी उनके साथ मौजूद हैं, तो क्या लगता है आपको कि हुकूमत में कोई दगाबाजी करेगा खान से? नहीं, अगर अब भी आप सोच रहे हैं कि हुकूमत से कोई दगाबाजी करेगा, आपने सेनेट इलेक्शन जो इस्लामाबाद की सीट का था वो आपने देख लिया कि 181 ये लोग बैठे थे और 145 इन्हें के 155 वोट मिले इन्हें। सही। अच्छा, चले मैं इस पे आखिरी सवाल आपसे करूंगा। दगा की जब बात निकली तो पीपल्स पार्टी ने भी नून लीग से कुछ दगा किया था ऑपोजिशन की सीट के लिए, तो क्या उस पर कुछ राजीनामा हो चुका है? नून लीग इस पे मान चुकी है? क्योंकि बड़ा शोर हो रहा था जिस पे नोटिस दिया गया था पीडीएम में से अंदर से निकाल के, तो क्या कुछ हो चुका है? इस पे मामला तय हुए? नहीं जी, पहले तो बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने कोई दगा नहीं किया। कि पीपल्स पार्टी आज भी पाबंद ठहरी है कि वो जो पीडीएम के 26 नुकात थे उसके ऊपर, हमें तो लास्ट टाइम पे जब पीडीएम का सरबराही इजलास होने वाला था उससे 2 दिन पहले इसके मीडिया के थ्रू ये मैसेज कन्वे हुआ कि जनाब आप रिजाइन पहले करें फिर लॉन्ग मार्च होगा। तो उनकी तरफ से ये बात सामने, हम तो बार बार कहते रह गए कि पीडीएम का इजलास हो, उसमें बैठ के ये सारी बातें हम अपने सीसी से जाके उनकी अप्रूवल लेंगे। मगर हमारी तरफ से आज भी वही स्टैंड है जो उस वक्त था कि 26 पॉइंट्स जो हैं उसमें एक पॉइंट के हम पाबंद हैं। सही। चले, बहुत शुक्रिया नवाबजादा इफ्तिखार साहब। जो पीडीएम के 26 पॉइंट थे उस पे हर एक पॉइंट पे वो अभी तक डटे हुए हैं कि जिस तरह रखा गया था मुआहदा उसी तरह होनी चाहिए तमाम चीज़ें। हुकूमत के जो मजीद 2 साल हैं वो किस तरह से रहेंगे, क्या सूरत हाल रहेगी, और पीपल्स पार्टी इस पे मौक़िफ़ रखती है कि अगर जहांगीर तरीन साहब को कुछ एनआरओ दिया गया तो यकीनी तौर पर अपोजिशन वावेला करेगी। क्या सूरत हाल रहेगी, इस पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात करने वाले थे हम हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर कि हुकूमत किस स्टैंड पे जा रही है, मौजूदा सूरत हाल जो इस वक्त महंगाई की चलती हुई नज़र आ रही है, और इसके साथ साथ हुकूमत की क्या पॉलिसी है। क्योंकि आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक इजलास कंडक्ट किया और उसमें बात की गई आने वाले बजट के हवाले से कि मज़ीद टैक्सेस नहीं लगाने चाहिए।
किस तरह से क्या लगाने जा रहे थे मजीद नए टैक्सेस, क्योंकि जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त रमज़ान चल रहा है, महंगाई सर पे आ चुकी है और लोग परेशान हैं, और उसके बावजूद अगर नया टैक्स लगता तो क्या ये मुल्क मजीद टैक्सेस लगने का मुतामल हो सकता है? मौजूदा मईशत क्या इस चीज़ की मुतामल हो सकती है? और दूसरी जानब तरीन साहब का जो बता रहे थे फॉरवर्ड ब्लॉग बनने वाला है, वो क्या खान साहब से मीटिंग करने में कामयाब होगा? इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं उज़मा कारदार साहबा हैं, एमपी हैं पीटीआई से, पंजाब असेंबली से। उज़मा साहबा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। क्या कहेंगी सबसे पहले तो खान साहब जो कि पॉलिसीज बना रहे हैं, मीटिंग कंडक्ट हो रही हैं आने वाले बजट के हवाले से, और इस वक्त जो मौजूदा मईशत की सूरत हाल है, क्या वाकई बेहतर अंदाज में चल रही है तमाम चीजें? जी जलील, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया अपने जी। प्रोग्राम पे। देखिए, ये तो खान साहब को बहुत एहसास है कि गरीब जो है पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहा है, और हुकूमत पूरी तरह से कोशिश कर रही है। 7.5 अरब की सब्सिडी दी गई रमज़ान पैकेज में, और पंजाब में भी 5.5 अरब की अलहदा उसके अलावा सब्सिडी दी जा रही है, ताकि कुछ सही। अवाम महंगाई से थोड़ा सा उनको रिलीफ मिले। अब ये जो टैक्सेस का सिलसिला है, आपको पता है कि शौकत तरीन साहब अब हमारा बजट बना रहे हैं, तो उनकी प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के साथ जो मीटिंग हुई है, उनमें उनका जो मेन कंसर्न यही था कि अगले बजट में आप ऐसा बजट पेश करें कि अवाम पे, जो आम आदमी है, उस पर टैक्सेस का बर्डन ना पड़े। आपको पता है कि हमारा सिस्टम इतना खराब छोड़ के गए हैं पिछली गवर्नमेंट के, हमारे 85% इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, और यही एक मेन रेवेन्यू है हुकूमत के पास। इसके अलावा हमारी जो इशराफिया है, हमारी बहुत कम टैक्सेस देते हैं। आप 22 करोड़ की आबादी में से मेरे ख्याल में बमुश्किल 16-18 लाख हैं जो कि टैक्स देते हैं। तो टैक्स बेस हमने ब्रॉड करने की पूरी कोशिश की। एफडीआर में भी हम काफ़ी रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी इसमें टाइम लग रहा है। तो इसीलिए आपको पता है कि क्योंकि आईएमएफ की भी जो हमारे अभी $50 करोड़ की जो ट्रांच आई है, तो जाहिर है वो उस्मा साहब, मैं आईएमएफ के पॉइंट पे अलग बात करूंगा। मैं पहले जो सब्सिडी दी गई थी पंजाब में, आपने कहा कि 5.5 अरब की सब्सिडी दी, ऑल ओवर जी सिचुएशन पे कुछ 7 अरब कुछ सब्सिडी के थे। पंजाब में जी आपको लग रहा है कि बेहतर तौर पे सब्सिडी इस्तेमाल की गई है? क्योंकि 2-2 किलो चीनी के लिए शनाख्ती कार्ड दे के घंटों लाइन में लगना पड़ता है। बहुत बड़ी तादाद में दुकानों पे जाएं तो वहाँ एक अच्छे खासे मार्जिन के ऊपर चीनी मिल रही है, एक अच्छी खासी महंगी चीनी मिल रही है। तो क्या तमाम चीज़ें हैंडल की गई हैं पंजाब के अंदर, जो पूरे पाकिस्तान पे हैंडल की जा सकेंगी फिर? देखिए, कोशिश तो पूरी हमारी हुकूमत की है। रमज़ान बाज़ारों में हम बाज़ार से 20 रुपए पर केजी कम हम कीमत पे दे रहे हैं, लेकिन अब आपको पता है कि फिर जब सस्ती थोड़ी सी चीज़ आप करते हैं, तो उसमें फिर ज़ाहिर है लोग लाइनें लंबी लगती हैं। अब हमें हाई कोर्ट ने भी तंबीह की है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अब जो है इसको इसको सूरत हाल को ज़रा और बदलने की कोशिश करें। लेकिन आपको पता है, मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो हमारे बिल्कुल घुटी में बैठी हुई है। दुकानदार जो हैं, रमज़ान में भी आप सोचें कि भाई वो ख्याल ही कर लें कि अवाम का, कि ना आप चलिए, वो महंगी तो खान करके साहब ने चीज़ें बहुत बेचें। बड़ा दावा कर दिया था कि रमज़ान के अंदर मुनाफाखोरों को लगाम डाली जाएगी। वो तो कहीं शायद नज़र नहीं आ रही है, कुछ एक अशरा ख़त्म होने वाला है अब। मैं जहांगीर तरीन साहब के मामले के ऊपर आऊँ तो जिस तरह से अब उनकी बात सामने आ रही है कि पहले उनका कहा गया था कि पीटीआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है, कुछ 40 अरकान अब उनके साथ मौजूद हैं, ऐसी इतलात भी थी। तो क्या वाकई जहांगीर तरीन साहब अगर पीटीआई से अलहदा हो जाते हैं तो पीटीआई किस लेवल पे खड़ी होगी फिर मुल्क के अंदर? देखिए, अभी जो लेटेस्ट जो खबर है, उन्होंने अपना 21 तारीख को जो अफ्तारी थी वो भी उन्होंने आगे कर दी है, पोस्टपोन कर दी है। क्योंकि उनको उन्होंने खुद मीडिया पे बताया है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से उनको इंडिया दिया गया है कि उनसे मुलाकात का। तो अब देखें, ये उनका जो वफद है जिन्होंने खत लिखा था प्राइम मिनिस्टर को, अगर उनसे प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं और जहांगीर तरीन भी अगर उनके साथ होते हैं, तो शायद देखें, लीडरशिप को बैलेंस रखना अच्छा, बहुत ऑपोजिशन ज़रूरी ने है। उस्मा साहबा इस मीटिंग के लिए ऑपोजिशन ने एनआरओ का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि जहांगीर तरीन साहब को एनआरओ मिलने वाला है। क्या वाकई ऐसी इतलात है इसकी कुछ? लेकिन एनआरओ तो मेरे ख्याल में नहीं मिलेगा, लेकिन ये है कि खान साहब को उनकी बात जरूर सुन लेनी चाहिए।
वो ये नहीं कह रहे कि मेरे खिलाफ तफ्तीश बंद कर दें, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मुझे पॉलिटिकली जो विक्टिमाइज करने की जो फीलिंग है और जो मुझे जो लग रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो कहीं और से जो है कंट्रोल की जा रही है, तो ये जो उनको कुछ उनके जो इतराज़ात हैं वो अगर प्राइम अच्छा उस्मा मिनिस्टर साहिबा, वो यहाँ आपने एक पॉइंट ये छेड़ा है, क्या उन्होंने कहा कि जिस तरह से तमाम मामला कहीं और से चलाए जा रहे हैं। आज जहांगीर तनी साहब ने एक लफ्ज़, एक जुमला और कहा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में एफआईए अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएगी। तो क्या फ्री हैंड कहीं से मिलने वाला है उनको, या एफआईए को कहा जा रहा है कि थोड़ा दबाव कम रखा जाए, जहांगीर तनी साहब हमारे आदमी हैं? देखिए ये जो 3 एफआईआर हैं इसमें वो जहांगीर तरीन साहब तो यही कह रहे हैं कि जी चीनी का कहीं से जिक्र नहीं है, हुँ, और ये मेरे पुराने केसेस जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से वो खोले जा रहे हैं और वहाँ पे एलिगेशंस लगाई जा रही हैं। तो अब पीछे एफआईए ने मेरे ख्याल में कुछ विड्रॉ भी थोड़ी बहुत की हैं बातें, मतलब की हैं, लग रहा है कि थोड़ा सा पीछे हट रही है हुँ। एफआईए। अब मुझे नहीं मालूम कि कल जो प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की थी उसमें तो यही था कि जी वो कह रहे थे कि मैं चीनी माफिया चलिए, जो वो है वो चीनी माफिया को लगाम ना डालेंगे। मैं आखिरी सवाल बस करूँगा, इसके बाद मैं वाइंड अप करने जा रहा हूँ। क्या जहांगीर तरीन साहब जिस तरह से क्लियर हो जाते हैं, वो अपनी इमेज पूरी अच्छी करके बाहर आ जाते हैं दोबारा चीज़ों से, तो क्या एक बार फिर से पीटीआई उनसे चीज़ों पे सजेशन लेना चाहेगी, उनसे मुशावरत करती रहेगी इसी तरह जिस तरह अब चल रहा है मामला? देखिए ये तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे डिपेंड करता है हुँ, कि वो कैसे इस चीज़ को हैंडल करते हैं, हुँ, क्योंकि अगर तो कोई कल तस्किया हो गया या मामलात जो हैं वो मतलब वापस पुराने वक्तों की तरह हो गए तो फिर तो मामला आगे बढ़ेगा, हुँ। और अगर ऐसा ना मतलब यूँ कहा हुआ जा सकता है कि मामला 50-50 है कि खान साहब का एतमाद बहाल होता है या नहीं होता? हाँ, ये तो मीटिंग के बाद ही कुछ बंदा वाक़ई होके सामने आएगा, उससे पहले आप कुछ नहीं कह चलिए, सकते। बहुत शुक्रिया उज़्मा करदार साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक़्त निकाला। हुकूमत की क्या पॉलिसी है जहांगीर तनी साहब को लेके, और हुकूमत के जो मईशत के ऊपर जो बात कर रही है, ख़ास तौर पे आने वाले बजट के हवाले से, कि मज़ीद नए टैक्सेस नहीं लगने चाहिए। मगर जिस तरह से भी उज़्मा साहब ने आईएमएफ की कुछ पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कुछ लगाए जा सकते हैं। अब आने वाले वक़्त में जो बजट बहुत करीब है, उस पे पता लग सकेगा कि क्या आईएमएफ की शराइत के ऊपर बजट बनाया गया, या वाक़ई आवाम को रिलीफ़ देने के लिए इस बजट के अंदर नए टैक्सेस नहीं लगाएगा। जहांगीर तनी साहब का मामला, कि ये आने वाला वक्त ही बताएगा, या अगली मीटिंग खान साहब की अगर होती है जहांगीर तनी साहब की, तो उस पर पता लग सकता है कि जिस तरह पहले एतमाद था जहांगीर तनी साहब पे, खान साहब का, वो दोबारा बहाल होता है या नहीं, उनसे मुशावरत ली जाती है या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।